के तौर पे क्या करे वो, जिससे जॉब क्रिएशन में थोड़ी सी तेजी आए, जो एक बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो बन गया है? देखिए, जॉब क्रिएशन की जब हम बात करेंगे तो जो हमारे पास सेक्टर अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स अब फ्यूचर में क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑटोमेशन जाएगा, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे। एमएसएमई में थोड़ी जॉब क्रिएशन रह सकती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर जहाँ पे जॉब क्रिएट हो सकती है वो है रियल एस्टेट। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा गया है, जहां जहां रियल एस्टेट आई है, रियल एस्टेट में ग्रोथ आई है, आपको जॉब कंजम्पशन बहुत बढ़ता है, क्योंकि रियल एस्टेट बनाने वाले, उनके प्रोडक्ट्स बनाने वाले, और पूरी डाउन द लाइन आप देखेंगे सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन रियल एस्टेट के अंदर आती है। तो सरकार को ये कुछ करना पड़ेगा कि डिमांड रियल एस्टेट की बढ़े। अभी 8% 9% के ब्याज से जब ईएमआई बनती है तो कंज्यूमर अभी नहीं आ रहा, एक्चुअल कंज्यूमर जो कि रियल एस्टेट खरीदे। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का सबवर्शन देना पड़ेगा सरकार को, जिससे कि रियल एस्टेट की डिमांड बढ़े। अगर रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी तो आप कहेंगे जो सबवर्शन देगा वो पैसे नहीं है उसके पास, बट उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट देखिए, जो कंजम्पशन बढ़ेगा हर प्रोडक्ट का रियल एस्टेट में, उसके ऊपर सरकार के पास जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो सीजीएसटी में आए चाहे एसजीएसटी में आए। और ये मॉडल अभी भी चाइना में भी चल रहा है। चाइना की भी जो ग्रोथ मेंटेन हुई है वो रियल एस्टेट की वजह से हुई है। तो रियल एस्टेट का ग्रोथ करना पड़ेगा अगर हमें जॉब क्रिएट करनी है, वेदर मैन्युफैक्चरिंग का कंजम्पशन बढ़ाना है या रियल एस्टेट का बढ़ावा देना है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग से मुझे इतना नहीं लगता। जी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट करती है सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में भी एक ग्रोथ रेट आती है जॉब क्रिएशन की, क्योंकि वहां पर भी जॉब लगती हैं, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपको बाकी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां से डेवलपमेंट आएगा आपको जॉब क्रिएशन। जी। अतुल सर, जॉब क्रिएशन क्या करे सरकार? सर्वे में गवर्नमेंट ने खास करके ग्रोथ के लिए 24-25 के लिए उसमें सबसे पहला शब्द उन्होंने एम्प्लॉयमेंट यूज किया है। तो गवर्नमेंट का फोकस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। दूसरा उन्होंने लिखा है स्किल डेवलपमेंट, तीसरा लिखा है एग्रीकल्चर, चौथा लिखा है एमएसएमई। उसके बाद में उन्होंने ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस किया है, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर काफी रहेगा। एग्रीकल्चर के साथ साथ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक चीज हो गई, लेकिन जो अलाइड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज है, जैसे कि प्रिजर्वेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर भी काफी ध्यान और काफी सारी स्कीम्स आ सकती है, खास करके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर इटसेल्फ इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता जितनी एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कर सकती है, और वो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी वो रूरल एरिया में होगी। तो वहां पे मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, ऐसा लग रहा है कि बजट में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज, उसके लिए काफी सारी स्कीम्स मेरे ख्याल से अलग अलग नामों से वो पब्लिश करते रहते हैं, ये नाम दे दिया वो नाम दे दिया, बट मेरे ख्याल से एलोकेशन अच्छा होगा। जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग का सवाल, जैसे मैंने बताया कि उनका चौथा पिलर है वो एमएसएमई है। अब एमएसएमई की जो ग्रोथ है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, या तो उनको रूरल डिमांड मिल जाए डोमेस्टिकली, या फिर लार्ज इंडस्ट्री जिनको वो सप्लाई करते हैं वो अगर आगे बढ़े, उनके रिक्वायरमेंट बढ़े, उनका डिमांड बढ़े, तो उनको वो सप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर। तो अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें रूरल डिमांड जब तक कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करे, एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो, वो रूरल डिमांड काफी तेजी से बढ़ना अभी दिखाई नहीं दे रहा। लार्ज इंडस्ट्रीज का जो डिमांड आ रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट जहां पर स्पेंड कर रही है उसी से आ रहा है। तो हम देखें कि जो एमएसएमईज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले सेक्टर्स में जुड़ी हुई है उनका ग्रोथ काफी सब्सटेंशियल है। आप रेलवेज ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, आप टेलीकॉम ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, काफी सारी एमएसएमई है जिनमें डबल डिजिट ग्रोथ अपने को देखते हुआ है। एक्सटर्नल सेक्टर जब तक कंसर्न है, पिछले 2 महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें 12% अपने को मर्चेंडाइज ट्रेड का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो लास्ट ईयर फ्लैटिश था। लास्ट ईयर कुछ उसमें ग्रोथ नहीं थी, ऑलमोस्ट फ्लैट था, 1% की ग्रोथ थी। तो अगर एक्सटर्नल सेक्टर सपोर्ट करता है तो भी हमारा एमएसएमई सेक्टर जो खास करके इंजीनियरिंग और केमिकल, उसमें हमें थोड़ी ग्रोथ दिखाई देगी। बट ब्रॉडली बजट में मेरे ख्याल से फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा। तीसरा एक सेक्टर जो उन्होंने कहा है वो ग्रीन एनर्जी।
तो ग्रीन एनर्जी हम ये सोचते हैं कि या तो वो सोलर हो जाएगा या हाइड्रो हो जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है और उन्होंने सारा फोकस कोल के ऊपर रखा है। अगर हम कोल के ऊपर देखें तो गवर्नमेंट ने काफी सारे ऐसे सेक्टर्स के बताए हैं कोल रिलेटेड। कोल गैसिफिकेशन है, मिथेन है, जो कोल बेड एम्बेडेड मिथेन गैस रिलीज है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात है। तो काफी सारी गवर्नमेंट की फोकस अगेन माइनिंग के ऊपर रहेगी। और अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा देखते हैं सिर्फ माइनिंग का, तो पिछले 12 महीने में एक बार भी वो 5% के नीचे नहीं हुआ है। तो समवेयर गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी रही है कि रूरल एरिया में जॉब क्रिएशन करे। तो आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफी फोकस रहेगा। जी शुभम सर, ये तमाम सेक्टर्स की चर्चा हुई जहाँ पे जॉब क्रिएशन हो सकता है। सरकार ने 2 स्कीम्स शुरू की थी ना, एक स्वनिधि स्कीम और एक विश्वकर्मा स्कीम, सीखो और कमाओ, जो सबसे कम समय में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और आत्मनिर्भर तरीके से दे सकती है। तो इन सब के साथ साथ सरकार को इधर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जल्दी काम हो सकता है ना। साल 6 महीने में आदमी बाल काटना सीख के अपनी दुकान खोल सकता है नाई की, या वो छोटी मोटी ITI सीख ले और प्लम्बिंग का काम सीख सकता है। आपको लगता है इस पर फोकस करेगी सरकार ज़्यादा? नीरज जी, एक रिसेंटली इकोनॉमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है इंडिया के ऊपर, और उसमें पूरा फोकस इस चीज पे है कि हम पैसा ज्यादा खर्च की तरफ ना सोचे, किस तरह से पैसा इंप्लीमेंट किया जाए, उसको किस तरह से प्रोग्राम्स को यूज किया जाए, उस पर ध्यान दें। अभी आप जब बात कर रहे थे स्वनिधि और विश्वकर्मा स्कीम, साथ में मैं भी सोच रहा था कि जितने सारे सेंट्रल स्कीम्स है, कोर स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम्स है, इतने सारे स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये स्कीम्स में स्टेट्स का बाई इन नहीं रहता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इस पर चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ठीक है करना है कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट इन सब का जो इफेक्टिवनेस है वो काफी हद तक हम रास्ते में छोड़ देते हैं। और यही स्कीम्स अगर इसके बदले में स्टेट से बाइन किया जाए कि आप बताइए स्कीम्स, और उस स्कीम्स को उस स्टेट के हिसाब से तैयार किया जाए, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं हम। चाइना से बहुत सी चीज सीखने की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन चाइना का एक बहुत बड़ा चीज था, जब डेंग जियाओपिंग ने इकोनॉमी को ग्रोथ रेट में आगे दौड़ाना शुरू किया था। और ये डिसेंट्रलाइजेशन इस बार बहुत चांसेस है नया सरकार का, मिलीजुली सरकार टू सम एक्सटेंट है, कि अगर स्कीम्स को सेंट्रल से एडमिनिस्टर ना करके स्टेट से एडमिनिस्टर करवा के नया स्कीम्स लाने की कोशिश करें, मोरल स्कीम्स वही होंगे लेकिन स्कीम्स में स्टेट के बाइन होंगे, तो मुझे लगता है पर रुपी इसका खर्च इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो। ये ऑफ कोर्स विशफुल थिंकिंग है, बट जहां तक आपके ये दोनों स्कीम्स की बात करते हैं, बात कर रहे थे, इन दोनों स्कीम्स की मैं जरूर मानता हूँ कि दे कैन ऑल्सो बी वेरी बिग चेंजेस, क्योंकि एक स्वनिधि हॉकर्स के लिए है, दूसरा विश्वकर्मा है कि अर्बन एरिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको काम देने का, काम बनाने का एक प्रोसेस है। दोनों ही बॉटम ऑफ द पिरामिड को हिट करता है, दोनों में ही बहुत पोटेंशियल है अगर इनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। स्वनिधि वैसे ही बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे साथ में एक स्कीम बहुत काम किया है वो है श्रम पोर्टल। इसमें बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। मैं मानता हूं कि दैट्स अ वेरी मेजर चेंज, जो जनधन की तरह बहुत बड़ा बदलाव लाया है। वर्कर्स को एक विजिबिलिटी दिया है कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह के काम उनको मिल सकता है विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। इन तरह की चीजें ही सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो फैसिलिटेट करता है वर्कर्स को, MSME को, फार्मर्स को, कि उनके पास इंफॉर्मेशन आए। इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा, मोर देन मनी, उनको फायदा देगा। और वो इंफॉर्मेशन का काम इंफॉर्मेशन एज में जितना इस नया सरकार करेंगे, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव चेंज हो। जी बिल्कुल, ये बात इंटरेस्टिंग है सर। और इकोनॉमिक्स में आप लोग
तो कहते ही हमेशा कि वाइसेस सर्कल को तोड़ना है तो कहीं से भी पकड़ लो और एक बार उसको तोड़ दो, क्योंकि पहले पढ़ेंगे, फिर स्किल होगा, फिर फैक्ट्री लगेगी, फिर नौकरी मिलेगी, ये सब में आपको कोई एक सिरा पकड़ के उसको ब्रेक करना है। अदरवाइज 10 साल तक तो वो फिर ओवर एज हो जाता है ना, तो फैक्ट्री लगेगी तो हमारे कोई काम की नहीं है। लोकल सॉल्यूशंस पे फोकस करे सरकार, तभी काम बनेगा, वरना जॉबलेस ग्रोथ होगी, क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन, ML, AI आ गया है ना, उसमें बहुत नौकरियां बनेगी नहीं। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और छोटे छोटे स्किल सेट बना के नौकरी देनी पड़ेगी। होपफुली सरकार इस बात को समझे, अंदर समस्या और गंभीर होगी। कल बजट में हम लोग सुनेंगे कि क्या वाकई कुछ फोकस बदल रहा है या अभी भी बड़े बड़े कैपेक्स के ऐलान होंगे और यील्ड उसका हमें पता नहीं क्या हुआ उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।